हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत को बांग्लादेश से कर देंगे बाहर। जी हां, मोहम्मद यूनुस से मिलकर तुर्की ने कर दिया बड़ा ऐलान। भारत के लिए नया सिर दर्द बन गया दोस्तों। वहीं बताएंगे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के पाकिस्तान न जाने पर भड़के अब्दुल बासित, कह दिया भारत ठीक नहीं कर रहा। तो उधर दोस्तों पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने बता दिया है कि देखो क्या है भारत की ताकत। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने इस्लामाबाद जाने से किनारा कर दिया, वो भी भारत के एक बार कहने पर। यह है भारत की ताकत। बताएंगे दोस्तों क्या कहा उन्होंने, पूरी बात आपको तो उधर बताएंगे। भारत के इस पड़ोसी देश में चीन के खिलाफ बढ़ता जा रहा है गुस्सा। वो पड़ोसी देश ना तो बांग्लादेश है और ना ही श्रीलंका। वो कौन है पड़ोसी देश, बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी मिल गया न्योता। कौन होने जाएगा इसमें शामिल, सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे। बस आपको करना क्या है पता ही है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद कह दीजिएगा कमेंट में। तो बात कर लेते हैं अब पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां मोहम्मद यूनुस से मिलकर तुर्की ने कर दिया बड़ा ऐलान। बांग्लादेश से भारत को कर देंगे बाहर। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक गिरावट के बीच तुर्की ने फायदा उठाने की पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी है। और अब ढाका अपने घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए तुर्की के साथ सहयोग करने पर विचार कर रहा है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, जो लंबे समय से प्रधानमंत्री रहे, शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने 9 जनवरी को ढाका के राजकीय अतिथि गृह जमुना में व्यापार मंत्री डॉक्टर ओमर बोलत के नेतृत्व में तुर्की के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। मोहम्मद यूनुस ने तुर्की से देश में डिफेंस इंडस्ट्री को विकसित करने में मदद के लिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी बांग्लादेश में लाने का आग्रह किया। बांग्लादेश ने तुर्की को स्वागत किया है अपने देश में कि आप हमारे देश आइए और हर प्रकार की इंडस्ट्री को लगाइए, हम आपका वेलकम करेंगे। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस तो पहले से ही चाहते हैं कि वो भारत को बांग्लादेश से बाहर कर दे, हर एक फील्ड में भारत को निकाल कर फेंके। लेकिन दूसरी ओर तुर्की भी इसमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार खड़ा है कि वो भारत को कैसे भी बांग्लादेश से बाहर करके भारत का नामो निशान बांग्लादेश से मिटा सके। बहरहाल मोहम्मद यूनुस और तुर्की द्वारा इस मिली भगत पर भारत का क्या रिएक्शन रहने वाला होता है? क्या तुर्की वो मदद उतने ही बजट में करवा पाएगा जो भारत बांग्लादेश को करता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वही क्वालिटी प्रोवाइड करवा पाएगा? आपकी क्या है इस पर निजी राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि मोहम्मद यूनुस अगर 2 साल भी पूरे तरीके से ठहर गए बिना चुनाव करवाए तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। मोहम्मद यूनुस हर तरीके से भारत का अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपना भारत भी दोस्तों अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहा है। बांग्लादेश पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है अपने भारत ने। लेकिन अगर देरी हुई, मोहम्मद यूनुस को भारत का अल्टरनेटिव मिल गया तो भारत प्रतिबंध भी लगा देगा। उसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस को या बांग्लादेश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे में हमारा सुझाव तो यही है कि समय रहते भारत को भी इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए और मोहम्मद यूनुस को अभी से ही रियलाइज करवा देना चाहिए कि जो हम हैं वो कोई और हो ही नहीं सकता। दोस्तों अपनी राय देना निरंतर मत भूलिएगा। और मानते हैं कि भारत जैसी सुविधा कोई भी देश बांग्लादेश को प्रोवाइड नहीं करवा सकता। तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक दबा दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और हम आपको तरह तरह की नई से नई और बड़ी से बड़ी अहम जानकारी सुनाते और दिखाते रहे। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत ठीक नहीं कर रहा। जी हां, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के पाकिस्तान न जाने पर, पाकिस्तान दौरे को कैंसिल करने पर भड़के अब्दुल बासित संभल मस्जिद पर भी दे दिया बयान। दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का आगामी भारत दौरा चर्चे में है। सुबियांतो के भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के बाद इस्लामाबाद जाने का कार्यक्रम था। अब उनके पाकिस्तान दौरा रद्द किए जाने की बात सामने आ रही है, वो भी भारत के रिक्वेस्ट करने के बाद। उनके पाकिस्तान ना जाने के पीछे भारत का दबाव बताया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित का कहना है कि अगर ये बात सही है तो इंडोनेशिया पर यह निर्भर करेगा कि वो इससे कैसे पार पाता है और क्या फैसला लेता है। बासित ने उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद विवाद पर भी बात की। एबीएन न्यूज से बात करते हुए बासित ने कहा कि इंडोनेशिया कोई छोटा देश नहीं है और मुझे लगता है कि वो स्टैंड लेगा। हालांकि इंडोनेशिया ये भी नहीं चाहेगा कि भारत से रिश्ता खराब हो। भारत से उनका बड़ा ट्रेड है, ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। बहुत मुमकिन है कि इंडोनेशियाई नेता पाकिस्तान का दौरा कुछ समय आगे बढ़ा दे और वो कुछ दिन बाद इस्लामाबाद आ जाएं। हालांकि भारत का किसी देश पर दबाव बनाने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने दोस्तों उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद पर भी विवाद होने की बात कही। बासित ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कई
6000 साल पहले पुराणों में संभल मस्जिद की जगह मंदिर होने का जिक्र है। वो कहते हैं कि मुसलमान तो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन हिंदू मंदिर में ही पूजा करते हैं। ऐसे में मुसलमान मस्जिद पर दावा छोड़ दें। बासित ने कहा कि दरअसल योगी बहुत सतही बातें कह रहे हैं, उनको मस्जिद के कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है। ये इसलिए भी अजीब है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो खुद भी अहम पद पर हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों अब्दुल बासित भारत के फैसले को खराब बताते दिखाई दे रहे हैं। तो उधर दोस्तों कमर चीमा ने भारत की बहुत बड़ी तारीफ कह दी है और कह दिया है पाकिस्तानियों से कि ये है भारत की ताकत। देखो, एक बार भारत ने मना कर दिया कि तुम इंडोनेशिया भारत आने के बाद पाकिस्तान नहीं जाओगे, तो इंडोनेशिया जैसा सबसे बड़ा मुस्लिम देश मान गया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये है भारत की ताकत। बता दें, कमर चीमा का कहना है कि भारत ने इंडोनेशिया पर दबाव डालकर सुवियांतो का पाकिस्तान दौरा रद्द करवा दिया। ये भारत की दुनिया में पाकिस्तान को अलगाव में डालने की कोशिश है। इस पर भारत लंबे समय से काम कर रहा है और ये इसी दिशा में उसका नया कदम है। चीमा का कहना है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कोई मजबूत नेता नहीं है और उनको भारत ने आसानी से पाकिस्तान आने से रोक दिया। चीमा ने सुबियांतो के पाकिस्तान न आने के पीछे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापारिक संबंधों को माना है। चीमा ने कहा कि दोनों देशों के बीच ट्रेड बहुत बड़े स्तर पर है। ऐसे में इंडोनेशिया सरकार को ट्रेड में नुकसान से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा है। पाकिस्तान से इंडोनेशिया के इस तरह के व्यापारिक रिश्ते नहीं है जैसे भारत से है। ऐसे में सुबियांतो ने 40 अरब डॉलर देखे और पाकिस्तान से दोस्ती को तरजीह नहीं दी। यह है भारत की पावर। वाकई में दोस्तों आज पाकिस्तान भी भारत की ताकत को फील कर पा रहा है दोस्तों, ना कि पाकिस्तान की तरफ भारत ढकोसले देता है या फिर बड़े बड़े बयानबाजी करता है। भारत जो करता है वो कहता नहीं, सिर्फ दिखता है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? मेरा भारत महान कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं आपको बता दें, भारत के इस पड़ोसी देश में चीन के खिलाफ बढ़ता जा रहा है निरंतर गुस्सा। ड्रैगन की बड़ी मुश्किलें। दोस्तों म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ विद्रोह के दरमियान देश में चीन विरोधी भावना बढ़ती जा रही है। फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के जरिए म्यांमार की सेना ने चुनी हुई सरकार से सत्ता छीन ली थी। इसके बाद से ही चीन ने जुंटा शासन का समर्थन किया है। चीन के इस कदम ने म्यांमार के लोगों में नाराजगी पैदा कर दी है। म्यांमार में एक धारणा है कि चीन तख्तापलट के खिलाफ जारी सशस्त्र विद्रोह को कमजोर कर रहा है। अराकान आर्मी जैसे विद्रोही समूहों को लेकर चीन ने नीति स्पष्ट नहीं की है। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी म्यांमार के 2024 के मध्य में जारी एक सर्वे में सिविल सोसाइटी के 72% लोगों ने चीन को खराब पड़ोसी बताया था। दोस्तों बीते साल अगस्त में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने नेपिडा की यात्रा की थी, जहां उन्होंने जुंटा नेता मिन आंग हलिंग से मुलाकात की थी। टोरंटो स्थित यार्क यूनिवर्सिटी में म्यांमार के विशेषज्ञ हैट मिन लिविन ने कहा कि म्यांमार के राजनीतिक हितधारक शायद ही कभी एकजुट रहे हों, लेकिन वांग ही की भारत यात्रा पर सैन्य शासन का विरोध करने वाले सभी समूहों ने सर्वसम्मति से चीन विरोधी भावना जाहिर की। लोग चीन की कार्रवाई को हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। जी हाँ, बीते साल नवंबर में अगर आपको जानकारी दे तो चीन में बने उत्पादों का लगातार और पुरजोर तरीके से बहिष्कार किया गया था। उसकी अपील की गई थी कि चीनी प्रोडक्ट्स बहिष्कार होना चाहिए, बॉयकॉट होना चाहिए। इसके साथ ही म्यांमार में चीनी लोगों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है। वहीं बता दें, बांग्लादेश में फिर एक बार अल्पसंख्यकों पर बड़ा अत्याचार। कट्टरपंथियों के 6 मंदिरों पर हमले व लूटपाट, 2 हिंदुओं की हत्या। दोस्तों बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ कट्टरपंथी हमले फिर से बढ़ गए हैं, जिससे हिंदुओं में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। करीब 1 पखवाड़े बाद कट्टरपंथियों ने 6 मंदिरों को निशाना बनाया। ये हमले चटगांव के हाताजारी क्षेत्र, कॉक्स बाजार और लाल मोनिर हाट में हुए हैं। इसके अलावा हिंदू समुदाय के लोगों को भी हिंसा का शिकार बनाया गया है, जिसमें हत्या और अपहरण की घटनाएं भी शामिल है। चटगांव के हाताजारी में 4 मंदिरों में डकैती की घटनाएं हुई है। इनमें मां विश्वेश्वरी काली मंदिर में सोने के गहनों और दान पेटी की लूटपाट हुई है। साथ ही सत्य नारायण सेवा आश्रम, मां माघधेश्वरी मंदिर और जगबंधु आश्रम में भी चोरी की घटनाएं हुई है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, ये लाइव खबरें निकलकर सामने आ रही है अभी अभी बांग्लादेश से। उसके बावजूद भी बांग्लादेश की सरकार ने बड़ा दावा किया है कि हिंदुओं पर कोई भी सांप्रदायिक हमले नहीं हुए हैं। खुद दोस्तों ये बयान प्रधानमंत्री यूनुस ने दिया है। बता दें, बांग्लादेश सरकार ने एक बार फिर हिंदुओं पर हमलों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। बांग्लादेशी सरकार ने अल्पसंख्यकों पर हमले को राजनीति से प्रेरित बताया है। शनिवार को एक पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि ये हमले सांप्रदायिक नहीं थे। बांग्लादेश पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय से संपर्क बनाए रखने और सांप्रदायिक हिंसा की शिकायत सीधे हासिल करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की प्रेस शाखा ने ये बयान जारी किया। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी मिला न्योता। कौन होगा भारत से शामिल? बता दें, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को ट्रंप टीम की तरफ से न्योता मिला है और विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इसमें शामिल होने के लिए भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी अमेरिका का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। उन्होंने
उन्होंने पिछले साल 5 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस को हरा दिया था। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन ने पुष्टि की है कि वो ट्रंप के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि ट्रंप वेंस उद्घाटन समिति के निमंत्रण पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ चंदा मिला है। तमाम वीवीआईपी में जिनपिंग को भी निमंत्रण दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और वैश्विक जगत के कई लोग ट्रंप के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की जुगत लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अभी तक $170 मिलियन का चंदा मिल चुका है। नए प्रशासन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखने के लिए कई बिजनेस टाइकून और उद्योगपतियों ने ट्रंप की टीम को जी भरकर दान दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 170 मिलियन आ चुके हैं। जल्द ही यह आंकड़ा $200 मिलियन के पार पहुंच जाएगा। दोस्तों वहीं बता दें, रशिया की ओर से लड़ रहे उत्तर कोरिया के 2 सैनिकों को यूक्रेनी सेना ने पकड़ा। किस हाल में है दोनों आपको बता दें, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जैसे ही यूक्रेन जंग में इन दोनों किम की सेनाओं को पकड़ा गया, उसके बाद नॉर्थ कोरिया कहने लगा हमें तो लगा था कि ट्रेनिंग हो रही है। जी हाँ, यूक्रेन की सेना ने उत्तर कोरिया के 2 सैनिकों को पकड़ लिया है जो रशिया के कुर्स्क सीमावर्ती क्षेत्र में रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुद ये जानकारी दी है। उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने अगस्त में कुर्स्क में कब्जाई गई जमीन को बरकरार रखने के लिए वहां नए हमले शुरू कर दिए थे। यूक्रेनी कार्रवाई के चलते द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूसी क्षेत्र पर कब्जा हुआ था। कीव की सुरक्षा सेवा ने बताया है कि यूक्रेन की ओर से पकड़े गए 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों में से एक ने पूछताछ के दौरान दावा किया है कि उसे लगा था कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए नहीं बल्कि प्रशिक्षण के लिए जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि यूक्रेन ने रशिया के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में 2 घायल उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़कर उनसे पूछताछ की है। वहीं बता दें, नौसेना ने 8 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। श्रीलंकाई जल क्षेत्र में मछली पकड़ने का लगा आरोप। जी हां, श्रीलंकाई नौसेना ने 8 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीलंकाई नौसेना ने रविवार को बताया है कि उसने द्वीप राष्ट्र के क्षेत्रीय जल में कथित तौर पर मछली पकड़ने के लिए 8 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। उसने 2 मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर भी जब्त कर लिए हैं। गिरफ्तारियां शनिवार रात मन्नार के उत्तर में समुद्री क्षेत्र में चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान की गई है। इसके साथ ही इस साल अब तक 18 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और 3 ट्रॉलर जब्त कर लिए गए हैं। नौसेना ने कहा है कि 11 जनवरी की देर रात उत्तर मध्य नौसेना कमान ने भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के एक समूह को श्रीलंकाई जल में अवैध रूप से मछली पकड़ते हुए देखा। जी हाँ, वही बता दें, मंत्री ली सीन लुंग ने कहा कि भारत दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सिंगापुर इसके लिए देख रहा है बहुत बड़े अवसर। जी हाँ, सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री ली सीन लुंग ने कहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है और सिंगापुर को दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले इस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के कई अवसर दिखाई दे रहे हैं। ली ने शनिवार को भारतीय व्यापारिक समुदाय को संबोधित करते हुए ये बात कही। 20 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे ली ने कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है। सिंगापुर की भारत में छवि अच्छी है और भारत की विभिन्न सरकारों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। स्ट्रेट्स टाइम्स ने अपनी एक खबर में ली के हवाले से कहा है कि सिंगापुर और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार, कौशल प्रशिक्षण और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के कई अवसर हैं और साथ ही स्वास्थ्य, डिजिटल समेत कई क्षेत्रों में भी सहयोग के अवसर तलाशे जा सकते हैं। वहीं बता दें, चीन बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा बांध। बांग्लादेश में आएगी भयंकर तबाही, बाढ़ या सूखे से मर जाएगी जनता बेचारी। दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक तिब्बत के पूर्वी क्षेत्र में बने इस बांध से बांग्लादेश में भयंकर तबाही आ सकती है। जमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में बड़े बदलाव हो सकते हैं। मानसून के दौरान चीन द्वारा बनाए गए बांध से पानी के बड़े रिसाव से बांग्लादेश के बड़े हिस्से में बाढ़ आ सकती है। वहीं सूखा सीजन आने पर अगर चीन पानी का रिसाव बंद कर देता है तो बांग्लादेश का ये क्षेत्र सूखे से मर सकता है। इस परियोजना से न केवल नदी के मार्ग में बदलाव आ सकता है बल्कि कुछ लोग ये भी डर है, यानी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं डरते हुए कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनता है तो भूकंप का खतरा भी बढ़ सकता है। जी हाँ, तो उधर आपको बता दें, हिरासत में पप्पू यादव। बिहार बंद के दौरान पटना की सड़कों पर हंगामा, आगजनी। जी हाँ, बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार बंद का ऐलान किया है। उनके समर्थक छात्रों के साथ मिलकर बिहार में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पप्पू यादव को हिरासत में ले लिया गया है। कई जगहों से आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। अशोक राजपथ पर उनके समर्थकों ने छात्रों के साथ मिलकर टायर जलाए। पप्पू यादव बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन परीक्षा को रद्द करने और उसे फिर से कराने की मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव समेत कई छात्रों और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है। बिहार बंद को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि सरकार का राम राम सत्य करना है। जो लोग छात्र विरोधी हैं उनका राम राम सत्य है। बिहार की जनता सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, हर कोई बिहार बंद समर्थन कर रहा है। ये खबर थी दोस्तों बिहार से। तो उधर आपको बता दें, जैसे
जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज स्वामी विवेकानंद की 163वीं बर्थ एनिवर्सरी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। पीएम मोदी का युवाओं के नाम एक बड़ा ही खास संदेश कह दिया, चलता है से नहीं चलेगा काम। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को युवाओं के लिए एक अनंत प्रेरणा बताया और कहा कि वे आज भी युवाओं के मन में जोश और उद्देश्य की भावना जगाते हैं। ऐसे में दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के 163वीं जयंती पर उनके बारे में दो अच्छी बातें जरूर कहिएगा। दोस्तों आप लोग विवेकानंद जी के कौन सी सबसे अच्छी चीज को पसंद करते हैं बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। उनका सबसे बढ़िया कथन आपको कौन सा लगा है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।